गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का विषय है बंगाल, और ये बंगाल के नवाब भी लिखे हुए हैं। तो बंगाल ये वो पहला राज्य था भारत में जहां से अंग्रेज़ों ने भारत में अधिकार करना शुरू किया, और एक के बाद एक करके सारे भारत को उन्होंने जीत लिया। पहले बंगाल को जीता, फिर मराठा, मैसूर, सिख राज्य, एक के बाद एक सारे राज्य। तो हम देखते हैं कि इसी बंगाल से भारत में गुलामी की शुरुआत मानी जाती है। आखिर बंगाल को अंग्रेज़ों ने क्यों गुलाम बनाया? हम देखते हैं अंग्रेज़ बंगाल में तो 1751 से घुस गए, लेकिन 1651 में उनकी पहली व्यापारी कोठी हुगली में बनाई गई। उस समय कोई ऐसी एक्टिविटी उनकी नज़र नहीं आई कि वो बंगाल में कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई जिसके कारण बंगाल में अंग्रेज़ों को अधिकार करना पड़ा? तो इसके पीछे हम देखें मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण आर्थिक और दूसरा कारण है राजनीतिक। आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये दोनों कारण आपस में गूंथे हुए हैं। आर्थिक कारण की हम बात करें तो जैसा कि मालूम ही है कि मुग़ल साम्राज्य में सबसे धनवान प्रांत, सबसे धनी प्रांत अगर कोई था तो वो था बंगाल। बंगाल की वस्तुएं विदेशों में बहुत बिकती थीं। बंगाल में व्यापार बहुत होता था, विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह, सब कुछ, सारी सुविधाएं। और यही कारण है कि बंगाल प्रांत सबसे धनवान प्रांत हुआ करता था मुग़लों के समय में भी और मुग़लों के बाद भी। ठीक है, आप बंगाल से अगर ये मतलब समझ रहे हैं कि आज का बंगाल, तो गलत है। उस बंगाल का मतलब है कि आज का बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आप अंदाज़ा लगाइए इतना बड़ा बंगाल राज्य था। मतलब आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की से तुलना करें तो जस्ट डबल था। इतना बड़ा बंगाल राज्य, बहुत धनवान राज्य था उस ज़माने में। तो ये आर्थिक कारण है। राजनीतिक कारण की बात करें तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि अंग्रेज़ भारत में आ गए, व्यापार करने लगे और अपने प्रतियोगियों को बहुत पीछे कर दिए, पुर्तगालियों को, डचों को। लेकिन जब भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ तो फ्रांसीसियों ने बिल्कुल उसी रास्ते को अपनाया जिस रास्ते से अंग्रेज़ भारत में आए। अंग्रेज़ जिस रास्ते से भारत में अपने आप को मजबूत किए, उसी रास्ते से फ्रांसीसी भी मजबूत होते जा रहे थे। और फ्रांसीसी कंपनी की चालाकी कहिए कि वो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर करके भारत में बहुत मजबूती से अपने पैर जमा रही थी। और यही बात अंग्रेज़ों को ज़्यादा खटकने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने फ्रांस की कंपनी बहुत बड़ी चुनौती दे रही थी। और बंगाल, जो कि उस समय का सबसे धनवान राज्य था, व्यापार में भी, हर मामले में भी, वहाँ पे फ्रांसीसी इतने मजबूत हो गए थे। और ख़ासकर उस समय जब बंगाल में नवाब की गद्दी में कमज़ोर उत्तराधिकारी बैठने लग गए, और जब कमज़ोर उत्तराधिकारी बैठने लग गए और फ्रांसीसी कंपनी वहाँ इंटरफेयर करने लगी, तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित ना हो जाए। तो यही मुख्य विषय है। हम देख रहे हैं आर्थिक कारण तो था ही था, लेकिन जो राजनीतिक कारण है, एंग्लो फ्रेंच जो मनमुटाव अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों का, यही मनमुटाव जो है वो अंग्रेज़ों को बंगाल में अधिकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हम देखें अंग्रेज़ आगे चल के अगर मराठों के ऊपर अधिकार किए, मैसूर राज्य के ऊपर अधिकार किए, सिख राज्य के ऊपर अधिकार किए, तो ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। लेकिन बंगाल पे अंग्रेज़ों का अधिकार राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता थी, या हम कह लें मजबूरी थी। अपनी राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकता या मजबूरी के चलते बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया, और इसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी तो बाकी राज्यों को उन्होंने एक के बाद एक करके अपने अधिकार में लेना शुरू किया। तो आज हम इसी बंगाल के बारे में बात करेंगे जहां से भारत में गुलामी की शुरुआत हुई थी। हम देखें बंगाल के नवाब, तो हमको मालूम है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य दिनों दिन जर्जर होता चला गया। और ख़ासकर औरंगजेब के बाद जो मुग़ल बादशाह बने वो अपने अपने सेनापतियों के हाथों की कठपुतली थे, इसलिए उनको उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के नाम से अलग से पढ़ा जाता है। इन्हीं उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों में एक सम्राट हुआ फर्रुखशियर,
और इसी फर्रुख शेर के समय में 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया मुर्शिद कुली खान को। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ये वो पहला व्यक्ति था जिसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाह के द्वारा बंगाल में नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान। इसके बाद के जो मुग़ल बादशाह बने वो बंगाल में सूबेदार बनाने की औकात नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। बंगाल में जो भी नवाब बना उसको मान्यता देके काम चला लेते थे। उनको बस थोड़ा सा लगान चाहिए था, बस लगान कोई भी दे दे तो तुरंत मान्यता दे देते थे। तो मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान। और उसने मुग़लों की कमजोरी को पहचान लिया और स्वतंत्र राजा के रूप में आचरण करने लगा। तो हम आज देखेंगे बंगाल कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल को एक के बाद एक करके पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कायम किया, उसको देखेंगे। उसके पहले आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली जो भी वीडियो है, रोज़ रोज़ वीडियो आ रही है हमारी, तो आने वाली जो भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। आगे देखें हम तो बंगाल में हम देखें कि स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान के द्वारा अपनी राजधानी का परिवर्तन किया गया। पहले बंगाल सूबे की राजधानी थी ढाका, ठीक है। इसने क्या किया? नई राजधानी के रूप में स्थापित किया किसको? मुर्शिदाबाद। अभी पश्चिम बंगाल में है। इसी मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कुल मिला के इसका मुग़ल बादशाहों से भी संबंध ठीक रहा और ये भी अपने क्षेत्र में राज्य करते रहा, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसका दामाद अगला नवाब बना और उसको सुजाउद्दीन को, जो कि दामाद था, मुग़ल बादशाह से मान्यता भी मिल गई। सुजाउद्दीन कमज़ोर किस्म का था। और सुजाउद्दीन के बाद हम देखें उसका बेटा सरफराज खान अगला नवाब बना बंगाल का। और सरफराज खान जब नवाब बना ही था उसी समय क्या हुआ कि एक बिहार का सूबेदार था अली वर्दी खान। ये बेसिकली बिहार का सूबेदार था, बहुत योग्य था। इसने युद्ध किया सरफराज खान से और सरफराज खान को पराजित करके कब? 1740 में खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मुग़ल बादशाह को अच्छा खासा रकम दिया, लगान देने का वादा किया। तो मुग़ल बादशाह ने इसको नवाब के रूप में मान्यता भी दे दी। मुग़ल बादशाहों को कोई मतलब नहीं था, उनको लगान मिल जाए, कुछ अच्छी रकम मिल जाए, वो तुरंत मान्यता दे देते थे, ठीक है। अली वर्दी खान हम देखते हैं कि बंगाल का नवाब बन गया। अली वर्दी खान मराठों से जूझते रहा, अंग्रेज़ों के साथ इसके संबंध भी अच्छे रहे। कुल मिला के शासन ठीक ठाक चलता रहा। अंग्रेज़ों के संबंध में अली वर्दी खान का एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है। अली वर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया था, जो कि बिल्कुल सच भी था। अली वर्दी खान ने कहा था कि अंग्रेज़ मधुमक्खी की तरह हैं, अगर उनको ना छेड़ो तो शहद देंगे और अगर उनको छेड़ो तो काट काट के मार डालेंगे। सचमुच में अंग्रेज़ों को जब तक नहीं छेड़ा गया तब तक अच्छे से वो व्यापार कर रहे थे। हमको मालूम है कि अंग्रेज़ों की पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित की गई थी? 1651 में। इस समय तक अंग्रेज़ व्यापार में लगे हुए थे, अच्छा व्यापार कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। आगे चल के हम देखें तो कहाँ पर ये स्थापित हुई थी? हुगली। तो याद रखिएगा बंगाल में अंग्रेज़ों की पहली व्यापारी कोठी हुगली में स्थापित हुई थी 1651 में। और हम देखते हैं कि आगे चलते हुए खासकर जब पुर्तगाल और स्पेन का प्रभुत्व समाप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया कि 3 गांव की ज़मींदारी लिया 1698 में और वहीं पर कोलिकाता नाम का नगर भी स्थापित कर लिया। और कोलिकाता नगर की सुरक्षा के लिए एक नया किला वहाँ बनवाया। कौन सा? फोर्ट विलियम किला। तो ये वो समय है जब अंग्रेज़ भारत में शांतिपूर्वक, बंगाल में शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे। लेकिन इसी समय क्या हुआ? फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई और भारत में विस्तृत हुई और उसने क्या किया? चंद्रनगर में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर लिया और धीरे धीरे बंगाल में फ्रांसीसी कंपनी अपना पैर जमाने लग गई। और ख़ासकर अली वर्दी खान जब मरा, अली वर्दी खान की मृत्यु जो है वो 1756 में हो गई। तो इसी समय क्या हुआ? अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, इसकी 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियों के 2 बेटे थे, मतलब अली वर्दी खान की बेटियों के बेटे।
तो इन दोनों मौसेरे भाइयों में अगला नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर संघर्ष हुआ। एक बेटा था सिराजुद्दौला और एक बेटा था शौकतगंज। हम देखते हैं सिराजुद्दौला को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे और शौकतजंग को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया। दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की मदद पाकर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनने में सफल हो गया और शौकतजंग पराजित हुआ। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो अंग्रेज़ों को ये बात खटक गई। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों ने मदद किया था, उसके एवज में फ्रांसीसियों को बंगाल के व्यापार में अनेक रियायतें दे रहा था, बहुत सारी डिस्काउंट्स दे रहा था। अंग्रेज़ों को बात चुभने लगी और अंग्रेज़ फिर से एक नए षड्यंत्र में भिड़ गए। एक नया षड्यंत्र किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। कौन कौन? अंग्रेज़, शौकतजंग और इसकी माँ घसीटी बेगम और एक दो वहाँ के बड़े व्यापारी थे बंगाल के। तो ये सब मिलकर षड्यंत्र करने लग गए और जब इन षड्यंत्रों का खुलासा हुआ तो सिराजुद्दौला ने बिल्कुल देरी नहीं किया और उसने तुरंत कोलिकाता पर आक्रमण कर दिया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ की मुख्य जो बस्तियाँ थीं, एक तो कोलिकाता और एक थी कासिम बाज़ार, इन दोनों के ऊपर आक्रमण करके सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला ने यहाँ पर अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। अंग्रेज़ यहाँ से भागने के लिए विवश हो गए और कोलिकाता के ऊपर अधिकार करके, याद रखिएगा, कोलिकाता का नाम सिराजुद्दौला के द्वारा बदल दिया गया और नया नाम दिया गया अलीनगर। अलीनगर, ठीक है, मार्च 1756 की बात है और इसके बाद सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद चला गया, ठीक है। लेकिन इसी समय एक घटना घट गई और वो घटना बहुत प्रसिद्ध हुई। याद रखिएगा कौन सी घटना? तो ब्लैक होल की घटना। आप नाम सुने होंगे, काल कोठरी दुर्घटना। कब की बात है ये? तो याद रखिएगा 20 जून से 23 जून के बीच। कब? 56 में, 1756 में। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया, जीता, फोर्ट विलियम जीत लिया, वहाँ से कुछ अंग्रेज़ भाग गए और कुछ अंग्रेज़ पकड़ में आ गए और जो अंग्रेज़ पकड़ में आए उनको सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जो एक तहखाना होता है किले के अंदर, ज़मीन के भीतर एक रूम होता है, ठीक है, ज़मीन के भीतर एक तहखाना टाइप का रूम होता है, बड़ा सा हॉल होता है। तो ये 18 बाई 14 फिट में 18 लंबा था, 14 फिट चौड़ा, इतने एरिया में, 18 बाई 14 के एरिया में 146 बंदियों को बंद कर दिया। 146 बंदी थे, अंग्रेज़ यूरोपी थे, उनको उसी तहखाने में बंद करके चला गया। 20 तारीख की घटना ये, 20 जून। और 23 जून को जब दरवाज़ा खोला गया तो 146 में सिर्फ 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी सारे लोग मारे गए। दम घुटने, गर्मी का समय, सोचिए जून का महीना, ऊपर से बंगाल की उमस वाली जलवायु, तो गर्मी और उमस के कारण छोटा कमरा, ज़्यादा लोग, तो इस कारण इतने सारे लोग मारे गए। ये आरोप है, सच क्या है पता नहीं। ये आरोप कौन लगाता है? तो याद रखिएगा ब्लैक होल की दुर्घटना का जिक्र कौन करता है? तो याद रखिएगा एक हॉलवेल। ये बंदा ऐसा है कि ये कहता है कि मैं खुद भी उस बंदियों में था लेकिन मैं जीवित बच गया। लेकिन और भी जो 23 लोग, इसके अलावा जो 22 लोग जीवित थे, वो कौन थे, कैसे हैं, इसका ये जिक्र नहीं कर पाया। कुल मिला के उस समय के तत्कालीन जो इतिहासकार हैं वो भी इस घटना का जिक्र नहीं करते हैं। तो ये कपोल कल्पित घटना या कहानी कर लीजिए, हॉलवेल के द्वारा बताई गई, जो कि विश्वसनीय नहीं है। जो भी हो, इसी ब्लैक होल दुर्घटना, काल कोठरी दुर्घटना को बहाना लेकर अंग्रेज़ों ने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया और मद्रास से अंग्रेज़ी सेना भेजी गई। इस सेना के 2 कैप्टन थे, एक थल सेना के कैप्टन लॉर्ड क्लाइव और दूसरे नौसेना के कैप्टन वाटसन। और क्लाइव और वाटसन दोनों की सेना मद्रास से पहुंच गई कहाँ? बंगाल में। और हम देखते हैं कि बंगाल में आने के बाद उन्होंने क्या किया? सीधे धावा बोला और कलकत्ता और कासिम बाज़ार पर अधिकार कर लिया। ये भी एक अच्छी कहानी है, कलकत्ता और कासिम बाज़ार, जिसके ऊपर
क्या नाम है इसका, सिराजुद्दौला ने अधिकार किया, अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाया। तो भगाने के बाद वापस जाते समय उसने क्या किया, मानिक चंद नाम का एक अधिकारी था सिराजुद्दौला को, उसी को वहाँ का अधिकारी नियुक्त किया और वापस मुर्शिदाबाद चला गया। लेकिन जब लॉर्ड क्लाइव ने इसमें आक्रमण किया तो जो वहाँ का अधिकारी था सिराजुद्दौला का, मानिक चंद, उसने कुछ रिश्वत लेकर कलकत्ता और कासिम बाजार अंग्रेज़ों को सौंप दिया। कहने का मतलब अंग्रेज़ों को भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता का ज्ञान कि भारतीय कितने भ्रष्ट हैं, ये इसी घटना से पता चला। और यही कारण है कि फिर अंग्रेज़ इस विषय में कुछ ज़्यादा ध्यान देने लगे कि कौन ऐसा है जो पैसे से बिक सकता है। जो भी हो, बहरहाल कोलकाता और कासिम बाजार में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और लॉर्ड क्लाइव की सेना ने बंगाल के नवाब से क्षतिपूर्ति की मांग किया कि जो अंग्रेज़ों का खर्च हुआ है, सेना का खर्च वगैरह वगैरह, वो सब बंगाल का नवाब अगर दे दें तो हम शांत रहेंगे, नहीं तो फिर युद्ध तय है। इस समय तक सिराजुद्दौला को भी अपने दरबार के खोखलेपन की जानकारी हो चुकी थी कि उसके सारे प्रमुख अधिकारी जो हैं वो इसी प्रकार के बिकने वाले लोग हैं, अविश्वसनीय हैं। यही कारण है कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव दोनों में इस विषय को लेकर समझौता हो गया। अलीनगर की संधि, याद रखिएगा, अलीनगर किसका नाम था, कोलिकाता नगर को ही सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया एक नया नाम था अलीनगर। तो इसी अलीनगर में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में समझौता हो गया और इस समझौते में सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार कर लिया। और तो और कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टकसाल, मतलब जहाँ सिक्के छापे जाते हैं, सिक्के छापना या टकसाल बनाने की अनुमति दे दिया। याद रखिएगा, इसी अनुमति के कारण अंग्रेज़ों का पहला टकसाल जो है कलकत्ता में 1757 में, कब, तो याद रखिएगा पहला टकसाल कहाँ पर, टकसाल मतलब समझ रहे हैं आप, तो याद रखिएगा 1757 में कहाँ पर, कलकत्ता में, कोलिकाता में बनाया गया। तो ये अलीनगर संधि का परिणाम था। कुल मिला के बात आई गई हो गई, कुछ समय के लिए बात मतलब विवाद टल गया। लेकिन अंग्रेज़ों के टारगेट कौन थे, फ्रांसीसी। क्लाइव को भी मालूम था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मालूम था कि अगर सिराजुद्दौला को इतना करके छोड़ दिया जाए तो सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों की मदद से मजबूत हो जाएगा और सिराजुद्दौला की मदद से फ्रांसीसी भी मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा सिराजुद्दौला कमज़ोर हो गया है, समझौता करने के लिए विवश हो गया, तो इसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों की जो मुख्य बस्ती थी बंगाल में, कौन सी, चंद्रनगर, उसके ऊपर अधिकार कर लिया और फ्रांसीसियों को वहाँ से बाहर कर दिया। फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के सबसे मुख्य दुश्मन थे। इस घटना से हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेज़ जो हैं वो बिल्कुल सेफ हो गए और एक प्रकार से व्यापार में भी उनका अधिकार ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र करना चालू किया, खासकर सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र में उसके जो सेनापति थे वो भी शामिल थे। सिराजुद्दौला के सेनापति थे, एक तो मीर जाफ़र था और एक और सेनापति था जिसका नाम था राय दुर्लभ। और ये दोनों के दोनों बिकाऊ सेनापति थे। इसके अलावा एक बड़ा बैंकर था, बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर, महाजन कह लीजिए, जगत सेठ। तो ऐसे और भी बड़े बड़े व्यापारी, सेनापति, अधिकारी, सबके साथ मिलकर लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, एक षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के तहत तय हुआ कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है। और जब षड्यंत्र पूरा फाइनल हो गया तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ऊपर आरोप लगाया कि वो अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और यही आरोप लगाकर क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण का परिणाम निकला प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। प्लासी नाम की जो जगह है वो आज पश्चिम बंगाल में है। नदिया नाम का एक ज़िला है, उसी ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे पर ये प्लासी नाम की जगह स्थित है। कुल मिला के दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और जून 1757 में सुबह सुबह 9 बजे युद्ध चालू हुआ। और देखते देखते युद्ध चालू हुआ तो सिराजुद्दौला की तो पूरी सेना बिकी हुई थी, क्योंकि जो मुख्य सेनापति थे राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, ये तो अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुके थे, इसलिए बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहे।
लेकिन एक छोटी सी सेना की टुकड़ी सिराजुद्दौला के प्रति बिल्कुल समर्पित थी। एक थे मीर मदन और एक मोहनलाल, और ये दोनों की छोटी सी सेना की टुकड़ी अंग्रेज़ों से लड़ी, दिन भर लड़ी। लेकिन मीर मदन को अचानक गोली लग गई, वो मारा गया। बच गया मोहनलाल, उसकी टुकड़ी। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, मोहनलाल को आदेश दिया, उसकी सेना को आदेश दिया कि तुम लोग पीछे चलो, पीछे लौटो, और उसकी सेना पीछे लौट गई। फिर वो दिन समाप्त हुआ। 23 जून की बात है, 23 जून की। अगले दिन 24 जून को सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी सेना को और बढ़ाने का और नया कुछ रूप देने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन सेना का मनोबल टूट चुका था, कोई साथ देने से मना कर दिया। और यही कारण है कि सिराजुद्दौला को लगा कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए उसने बिल्कुल टाइम नहीं गंवाया और भागने में ही भलाई समझा। और 24 जून को सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से भाग निकला, अपनी पत्नी और 2 विश्वसनीय नौकर खजाना लेकर भाग निकला। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने देखा भाई भाग गया सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के बाद हम देखते हैं मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, तो हम देखें सिराजुद्दौला का समय क्या था, ये 56 में ये समाप्त हुआ। तो 56 से लेकर 56 के बीच में सिराजुद्दौला गद्दी पर रहा। ठीक है, और उसके सेनापति मीर जाफ़र को अगला नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र जो कि उसका दामाद भी था, सोचिए अपने ससुर के खिलाफ कितनी बड़ी गद्दारी किया, मुख्य सेनापति और दामाद 2 in 1 था। बहरहाल बहुत ही कमज़ोर किस्म का इंसान था, इसको अंग्रेज़ों का गीदड़ कहा गया। और ये अंग्रेज़ों को खूब रिश्वत दिया, करोड़ों रुपया अंग्रेज़ी अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को इसने रिश्वत के रूप में दिया। करोड़ों की सुविधाएं इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, खूब लुटाया माल, खूब लुटाया। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने इसके कुछ चल नहीं पा रही थी। इवन इसके जो विरोधी थे उनको भी ये कुछ कर नहीं पा रहा था। इससे ये तंग आ गया और मीर जाफ़र ने सोचा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुआ जाए, तो डचों से मदद लिया। डच हॉलैंड के निवासी, और डचों की मदद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ युद्ध करने की साजिश कर रहा था। लेकिन हमको मालूम है कि बेदरा का युद्ध, कल के वीडियो में मैं बताया भी था आपको कि 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने डचों को हराकर भारत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो मीर जाफ़र की सपने टूट गए। अब क्या करे, उसकी मजबूरी हो गई अंग्रेज़ों के ऊपर टिके रहना। इसी समय क्या हुआ कि 1760 में लॉर्ड क्लाइव वापस ब्रिटेन चला गया, और उसके बदले में अगला जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया हॉलवेल। और हॉलवेल के द्वारा मीर जाफ़र के ऊपर आरोप लगाया गया कि आप डचों का सहयोग ले रहे हैं, डचों के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ में षड्यंत्र कर रहे हैं, आरोप लगाया गया। और आरोप लगाकर हॉलवेल ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा दिया, बंगाल के नवाब से हटा दिया। और हटाने के पहले मीर जाफ़र के जो सेनापति थे, कौन, मीर कासिम, उससे बात कर ली गई थी। ऊपर वाले की माया देखिए कि मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का दामाद था, अपने ससुर के खिलाफ़ गद्दारी किया। 2 in 1 था, सेनापति कम दामाद, अपने ससुर के खिलाफ़ गद्दारी। बिल्कुल वैसे ही मीर कासिम, ये भी 2 in 1, ये भी मुख्य सेनापति था और ये भी मीर जाफ़र का दामाद था। और इसने भी अपने ससुर के खिलाफ़ वैसे ही गद्दारी किया जैसी गद्दारी इसके ससुर ने अपने ससुर से किया था। जो भी हो, तो मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों ने पहले से बात करके रखा था कि मीर कासिम को नवाब बनाएंगे तो क्या क्या देगा। मीर कासिम सब कुछ देने को तैयार था, और यही कारण है कि हॉलवेल ने क्या किया, मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया और अगला नवाब बंगाल का बना दिया मीर कासिम को। मीर जाफ़र को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, वो चुपचाप गद्दी से हट गया। उसको मालूम था ना नुकुर करेगा मारा जाएगा, शांत रहने में ही भलाई है। मीर कासिम अगला नवाब बन गया, और नवाब बनने के बाद इसने भी खूब लुटाया, अंग्रेज़ भी इसको खूब लूटे। ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था। ये कह लें कि मुर्शिद कुली खान के बाद जितने भी नवाब बने उनमें सबसे योग्य अगर कोई था तो वो था मीर कासिम। इसने क्या किया, अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। पहले राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। इसने क्या किया, नई राजधानी के रूप में मुंगेर को स्थापित किया। बिहार में मुंगेर, उसको अपनी नई राजधानी बनाया। सिर्फ नई राजधानी ही नहीं बल्कि मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना बनाया, तोप बनाने का कारखाना बनाया,
गोला बारूद बनाने का कारखाना बनाया, अपनी सेना का पुनर्गठन किया। मतलब यूरोपीय पैटर्न पर सेना को विकसित करने का प्रोग्राम इसने चालू कर दिया। और तो और इसने लगान व्यवस्था को भी बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरे अपने राज्य में अब लगान व्यवस्था को भी चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया। कहने का मतलब बहुत ही योग्य व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को योग्य व्यक्ति नहीं चाहिए था, उनको मीर जाफ़र की तरह कठपुतली चाहिए था, जितना बोला जाए उतना करे, उससे ज़्यादा नहीं। यही कारण है कि मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में खटकने लग गया और दोनों में मनमुटाव बढ़ता गया। हम देखें, मनमुटाव बढ़ने का दो प्रमुख कारण हैं। एक है तात्कालिक कारण और दूसरा है राजनीतिक कारण। तात्कालिक कारण तो ये था दस्तक का दुरुपयोग व्यापारिक कारण करें, और दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण था राजनीतिक कारण। मीर कासिम की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग गईं। योग्य व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है तो बहुत जल्दी वो अंग्रेज़ों से बिल्कुल सेपरेट होकर अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था। तो ये मुख्य कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? वो था दस्तक का प्रश्न। ये दस्तक क्या था? तो दस्तक एक्चुअल में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने अधिकारियों को निःशुल्क व्यापार का एक फरमान पत्र, या कह लें पास समझते हैं, पास फरमान पत्र भी कर सकते हैं, वो जारी किया हुआ था। सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास ये दस्तक हुआ करता था। और ये दस्तक क्या था कि इसको दिखाने के बाद किसी प्रकार का कर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई सीमा शुल्क नहीं, आयात कर, निर्यात कर, सारे करों से मुक्ति मिल जाती थी। बात समझ में आ रही है? तो दस्तक क्या था? तो याद रखिएगा, निःशुल्क व्यापार का एक फरमान पत्र था। अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, इस दस्तक का उपयोग तो करते, साथ में इसका दुरुपयोग भी करते थे। दुरुपयोग कैसे? मान लीजिए कोई जहाज़ भारत की ओर आ रहा है, मान लीजिए जापान से कोई जहाज़ आ रहा है भारत की ओर कुछ बेचने के लिए, कुछ खपाने के लिए, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, उसको दस्तक भेज देते हैं कि लो भाई दस्तक खरीद लो, टैक्स फ्री हो जाओगे। मान लीजिए कि सीमा शुल्क आयात कर 30% है, 100 रुपये के पीछे 30 रुपया, तो अंग्रेज़ उसको 15 रुपये में बेच देते हैं। सामने वाले को भी 15 रुपये बच रहा है और अंग्रेज़ों को भी 15 रुपये का फ़ायदा, और बंगाल के राज्य को क्या मिल रहा है? 0। तो मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया कि भाई दस्तक आपका विशेषाधिकार है, आप इसका उपयोग करिए, कोई आपत्ति नहीं हमको, लेकिन आपत्ति इस बात पे है कि आप इसका दुरुपयोग मत करिए, इसको बेचिए तो मत। अंग्रेज़ नहीं माने, वो उपयोग और दुरुपयोग दोनों जारी रखे। मीर कासिम को मजबूरी में कठोर कदम उठाना पड़ा, और मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल में सारा व्यापार निःशुल्क कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। जिनके पास दस्तक है उनको भी पहले कर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अभी भी कर देने की ज़रूरत नहीं, और जिनके पास नहीं है उनको भी कर देने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का जो विशेषाधिकार है वो अपने आप ही समाप्त हो गया। अंग्रेज आग बबूला हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनको बंगाल में जो कंपटीशन है वो फ्री कंपटीशन झेलना पड़ेगा। कोई वस्तु उनके लिए भी 100 रुपया, दूसरे के लिए भी 100 रुपया। तो इसी को विषय बनाकर अंग्रेज बहुत नाखुश हुए, इतने नाखुश हुए कि उन्होंने मीर कासिम के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया, और मेजर एडम्स के द्वारा मीर कासिम की सेना के ऊपर आक्रमण किया। मीर कासिम को पराजित कर दिया गया, और मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर तक का हिस्सा अंग्रेज़ों ने जीत लिया। मीर कासिम को भागना पड़ा, और भाग कर ये कहाँ चला गया? अवध के नवाब के पास। कौन था उस समय अवध का नवाब? सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला ने इसको अपने अवध में आश्रय दिया, और दोनों के बीच में समझौता हुआ, और सुजाउद्दौला ने इनको आश्वासन दिलाया कि मैं तुमको नवाब की गद्दी फिर से दिलाऊंगा। एक्चुअल में मीर कासिम जब भाग कर गया तो कुछ विश्वसनीय सैनिक और सेवक ले गया, अपना परिवार भी ले गया, प्लस बहुत खजाना, जो बंगाल का खजाना था वो भी लेके ये अवध गया था। तो सुजाउद्दौला की पूरी नीयत मीर कासिम के खजाने के ऊपर थी। ठीक है। दूसरी ओर सुजाउद्दौला इतना चालाक था, अवध का नवाब, मीर कासिम को अपने दरबार में आश्रय देकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेज़ों से बिहार को लेकर बार्गेनिंग कर रहा था।
कहने का मतलब अगर कंपनी सुजाउद्दौला को बिहार का क्षेत्र दे दे तो सुजाउद्दौला मीर कासिम को अंग्रेज़ों को सौंप देगा। ऐसी डीलिंग चल रही थी, ठीक है। तो सुजाउद्दौला का प्रोग्राम ये था कि इसका खजाना हड़प लेना है और इसको अंग्रेज़ों को सौंप देना है। खजाना भी मिलेगा, अंग्रेज़ों से बिहार भी मिल जाएगा, बिहार का एरिया भी मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, बिहार देने से उन्होंने मना कर दिया। तो सुजाउद्दौला की मजबूरी हो गई कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध करे। तो सुजाउद्दौला ने उस समय के मुग़ल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम और सुजाउद्दौला तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आक्रमण करने का निर्णय लिया और इसी का परिणाम था बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में 2 युद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए, एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? जून 1757 और बक्सर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764, ठीक है। तो हम देखते हैं प्लासी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि इसी युद्ध से भारत में गुलामी की शुरुआत मानी जाती है। कहने का मतलब इसी युद्ध से गुलामी रूपी उस अंधकार की शुरुआत मानी गई जिसकी सुबह हुई 1947। तो फिर बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध में निर्णय हुआ था कि भारत अंग्रेज़ों का बंगाल अंग्रेज़ों का गुलाम बनेगा, अंग्रेज़ों का ही गुलाम बनेगा। बक्सर के युद्ध ने क्या किया? इस निर्णय के ऊपर पक्की मुहर लगा दिया कि अंग्रेज़ों का ही गुलाम बनेगा। बहरहाल हम देख रहे थे बक्सर के बारे में, तो तीनों बड़े बड़े भारतीय राजा वर्सेस अंग्रेज़ बक्सर के मैदान में पहुंच गए। तीनों बड़े बड़े भारतीय राजाओं की बात करें तो शाह आलम मुग़ल बादशाह, बिना सेना का बादशाह था, ठीक है। मीर कासिम जो कि बंगाल की गद्दी छोड़कर भागता फिर रहा था, इसके पास भी कुछ खास सैनिक नहीं थे, कुछ विश्वसनीय सैनिक थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो भारतीय राजाओं की सेना थी तो सिर्फ सुजाउद्दौला, अवध के नवाब की बड़ी सी सेना थी, वही मुख्य सेना थी। और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना का सेनापति किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, किसको बनाया गया? कारजक, मेजर कारजक को सेनापति बनाया गया बक्सर के मैदान के लिए, युद्ध के लिए। और इसने मई 1764 में मेजर कारजक ने भारतीय राजाओं की सेना के ऊपर आक्रमण भी कर दिया, युद्ध भी कर दिया। लेकिन सुजाउद्दौला की विशाल सेना से काफ़ी डर गया। मतलब सुजाउद्दौला की सेना इतनी बड़ी थी और जब दोनों में शुरुआती मुठभेड़ हुई उसमें कारजक की सेना हार गई, पीछे हटी और कारजक के मन में डर आ गया और वो वापस लौट गया। और जब वो वापस लौट गया तो जुलाई 1764 में कारजक के बदले में हेक्टर मुनरो को सेनापति डिक्लेयर किया गया, जुलाई 1764 में। और इसी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में दोबारा आक्रमण किया गया, भारतीय राजा प्लस अंग्रेज राज्य, और ये युद्ध हुआ अक्टूबर 1764। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर कहाँ पर है? बक्सर कहाँ पर है? बक्सर आज के समय में बिहार में एक ज़िला है और दोनों पक्षों के बीच में युद्ध चालू हुआ 9 से 12। 9 से 12 एक शो चलता है ना, फिल्मों के शो चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही 9 से 12, 9 बजे सुबह चालू हुआ और 12 बजे तक युद्ध समाप्त। भारतीय सेना बहुत बुरी तरह पराजित हो चुकी थी। ये भारत में अंग्रेज़ों का पहला सैनिक अनुभव था, मतलब किसी बड़े भारतीय राजा को उन्होंने पराजित किया था। और बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना की कमज़ोरी पता चली कि बहुत बड़ी सेना भारतीय सेना भी है तो कमज़ोर है। क्यों? उस सेना में डिसिप्लिन नहीं है। मुनरो की सेना छोटी ज़रूर थी लेकिन डिसिप्लिन के साथ लड़े और इसी कारण बड़ी आसानी से जीत गए। हम देखते हैं भारतीय सेना में घुड़सवार तो थे लेकिन बंदूक ज़्यादा नहीं थे, गोला बारूद ज़्यादा नहीं था। तो जो भी हो, बक्सर का युद्ध हम देखते हैं कि कौन जीत गया? हेक्टर मुनरो जीत गया। और सुजाउद्दौला हारने के बाद संधि करने के लिए विवश हो गया। शाह आलम कमज़ोर था, वो खुद भी संधि करने, मीर कासिम बेचारा भाग निकला लेकिन ज़्यादा दूर भागा नहीं, पकड़ में आ गया, मार डाला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों के माध्यम से हम देखते हैं बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जब बंगाल के नवाब को बुरी तरह पराजित कर दिए, अवध के नवाब को भी पराजित कर दिए, मुग़ल बादशाह भी अंग्रेज़ों के शरण में था, तो इससे ये तय हो गया कि अब बंगाल के बाद
धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अंग्रेज़ अधिकार कर लेंगे। इसकी शुरुआत बंगाल से हुई, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अवध, जो कि बहुत बड़ा राज्य था, मुग़ल बादशाह भी उसी में, तो कुल लगे यहीं से वो रास्ता दिखाई दिया अंग्रेज़ों को कि भारत में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। बहरहाल हम देखें बक्सर का युद्ध, हम उधर देखें जब एडम्स के द्वारा मीर कासिम के ऊपर आक्रमण किया गया, एडम्स ने आक्रमण किया था और मीर कासिम जब भाग गया तो मीर कासिम के भागने के बाद अगला नवाब फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया 63 में, 1763 में। तो 63 से 65 तक मीर जाफ़र दोबारा बंगाल का नवाब रहा और 65 में जब ये मरा तो इसके बाद इसका बेटा निज़ाम उद दौला अगला नवाब बना। और 65 में क्या हुआ, जब निज़ाम उद दौला अगला नवाब बना तो इसी समय लॉर्ड क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और जब बंगाल का गवर्नर क्लाइव दोबारा बना तो उसने क्या किया कि बंगाल के नवाब की शक्तियों को बिल्कुल सीमित कर दिया। कहने का मतलब इतना सीमित कि इसके पास सेना रखने का भी अधिकार नहीं। इसके पास, कहने का मतलब बंगाल की सेना, वित्त व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और विदेश व्यापार व्यवस्था, ये सारे मामले कंपनी देखेगी, बंगाल का गवर्नर देखेगा। और इन सब के एवज में कंपनी जो है वो बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया साल का पेमेंट करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत अधिकार सीमित कर दिया गया ताकि दोबारा बंगाल का कोई भी नवाब उभर के ना आए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, दोहरा शासन। द्वैध शासन या दोहरा शासन क्या है? दीवानी और निजामत का अधिकार। दीवानी के अधिकार का मतलब होता है कि कर वसूली करने का अधिकार, और निजामत के अधिकार का मतलब होता है प्रशासन देखने का अधिकार। तो दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुग़ल बादशाह से ले लिया, और निजामत का अधिकार जो है वो बंगाल के नवाब से ले लिया। तो इसको कहा गया द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन नहीं, एक प्रकार से लूट का शासन था। बंगाल को जी भर कर लूटा गया। धनी प्रांत बंगाल को पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया। बंगाल की कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर चौपट कर दी गई। बंगाल के उद्योग धंधों को चौपट किया गया। बंगाल के व्यापार को चौपट किया गया। एक प्रकार से पूरा का पूरा खोखला कर दिया गया। और इसी कारण इस द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का जो द्वैध शासन था ये चला 1765 से चालू हुआ और 72 में 65 to 72 समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने समाप्त कर दिया। और उसके बाद के जो नवाब बने, निज़ामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, ये कठपुतली मात्र थे, पेंशन के ऊपर जीते थे, और धीरे धीरे ये भी समाप्त हो गए और बंगाल पे अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, बंगाल को अंग्रेज़ों ने कैसे कब्जे में ले लिया। बंगाल बहुत धनी प्रांत था, बंगाल उनके कब्जे में आ गया। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि बंगाल की धन और संपत्ति अंग्रेज़ों को भारत जीतने में काम आई। और सिर्फ भारत जीतने में नहीं, बल्कि चाइना को भी अपने कब्जे में करने के लिए इसी बंगाल की धन और संपत्ति का भरपूर उपयोग किया गया। तो ये बातें हो रही थी किसके बारे में? बंगाल के बारे में, कि बंगाल को कैसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया और भारत को गुलाम बनने के रास्ते में ढकेल दिया। और इसके बाद हम देखेंगे आगे अगले आने वाले वीडियो में कि कैसे फिर मराठा, मैसूर, सिखों को अंग्रेज़ों ने कब्जे में लिया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जा रही है। आप सभी ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो आपको दिखाते रहें। धन्यवाद सभी का।